Hello everyone and welcome to Kaushalra Teachings. Today we will practice practical questions related to balance sheet. Balance sheet में endowment fund and specific donation के items जाते हैं. इस तरह के फंड ऑर्गेनाइजेशन में मेनली दो तरह से काम में आते हैं. फर्स्ट, टू मीट आउट एक्सपेंसेस ऑफ रेवेन्यू नेचर. इस तरह के फंड उन इवेंट्स के लिए मिलते हैं जो कि सर्विस ओरिएंटेड होते हैं, जैसे टूर्नामेंट, अवेयरनेस प्रोग्राम एंड कल्चरल प्रोग्राम एटसेट्रा. इन सब इवेंट्स में सिर्फ सर्विस दी जाती है, इनसे कोई भी एसेट क्रिएट नहीं होता है. सेकेंड, टू मीट आउट एक्सपेंसेस ऑफ कैपिटल नेचर. कई बार ऑर्गेनाइजेशन को ऐसे स्पेसिफिक डोनेशन मिलते हैं जिससे कोई एसेट क्रिएट होती है. फॉर एग्जाम्पल, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्विमिंग पूल, बिल्डिंग एटसेट्रा. चूंकि इनका नेचर डिफरेंट है, इसलिए इनके ट्रीटमेंट में भी माइनर डिफरेंस आता है. आज हम पढ़ेंगे सिर्फ रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस के बारे में और कैपिटल नेचर के एक्सपेंसेस के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. Now we will solve illustration number 4. Show how will you deal with the following items while preparing the balance sheet of a club as at 31st March 2019. So इस क्वेश्चन में हमें कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है और उसके रेफरेंस में वो चाह रहे हैं कि हम बैलेंस शीट बनाएं. तो इसलिए हम सबसे पहले किसका फॉर्मेट बनाएंगे? बैलेंस शीट का. So we will write balance sheet as at 31st March 2019. राइट. अब हम लोग इवेंट्स को पढ़ेंगे और उसके हिसाब से एंट्रीज करेंगे. सो सबसे पहले दे रखा है स्पोर्ट्स फंड ऑन 1 अप्रैल 2018. दैट मीन्स हमें स्पोर्ट्स फंड पिछले साल मिला था और इस साल का ये ओपनिंग बैलेंस है. सो ऑब्वियसली बात है, ओपनिंग बैलेंस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में तो नहीं जाने वाला है. दूसरी चीज, फंड है, इनकम है, लेकिन स्पेसिफिक फंड है, एंडोनमेंट फंड है. सो इसलिए हम इसको लायबिलिटी साइड में लेके जाएंगे. तो इसलिए हम हमारी पहले ये फॉर्मेट पूरा कर लेते हैं. लायबिलिटीज, रुपीज, एसेट्स एंड रुपीज. सो स्पोर्ट्स फंड जो है हम लायबिलिटी साइड में लेके जाएंगे लाइक दिस. स्पोर्ट्स फंड. अब बात आती है कि स्पोर्ट्स फंड के जो 5 लाख रुपीज हैं ये मुझे अंदर की साइड लिखने चाहिए या बाहर. तो देखिए बैलेंस शीट में हमेशा नेट वैल्यू आती है. तो क्या आपको लगता है ये 5 लाख रुपीज नेट वैल्यू है और एट द एंड ऑफ द ईयर 5 लाख ही रहने वाली है? नहीं ना, क्योंकि आने वाले इंफॉर्मेशन इसकी वैल्यू को चेंज कर देंगे. इसलिए हमें इसे अंदर की साइड में लिखना चाहिए. नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इज 10% स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट ऑन 1 अप्रैल 2018. अब इसको समझने से पहले एक एग्जाम्पल समझिए. मान के चलिए कि आपके वॉलेट में अभी 100 रुपीज है और आप 1 ईयर बाद अपना वॉलेट ओपन करेंगे तो उसमें आपको 100 रुपीज मिलेंगे. उससे ज्यादा या कम? ऑब्वियसली बात है 100 ही मिलेंगे. तो सिमिलरली जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ये देखती है कि हमें जो फंड मिला है अगर हम हमारे पास रखेंगे और अगर मान लीजिए जब तक इवेंट होता है उसको होने में 2 मंथ्स लगते हैं, 5 मंथ्स लगते हैं, या मान लीजिए 1 ईयर लगता है, तब तक वो 5 लाख का 5 लाख ही रहेगा. तो क्यों ना हम इस पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर दें ताकि इस पैसे से हम कुछ और इनकम जनरेट कर सकें. अब समझने वाली बात यह है कि सर ये 5 लाख रुपीज तो स्पोर्ट्स फंड के लिए ही यूटिलाइज होनी चाहिए थी, इसको आप ऐसे कैसे इन्वेस्ट कर देंगे? तो बेटा एक्सपेंस में और इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस होता है. हम इस फंड को इन्वेस्ट कर रहे हैं ना कि एक्सपेंस कर रहे हैं उससे. इसलिए तो मैनेजमेंट ने क्या किया होगा, इस 5 लाख को इन्वेस्टमेंट कर दिया और ऐसी जगह इन्वेस्ट करा जहां से 10% रिटर्न मिल रहा था. तो हम इसको कैसे लिखेंगे? एसेट साइड में, क्योंकि ये ओपनिंग बैलेंस है. स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट. राइट. अब यहां पे समझने वाली बात यह है कि सर ये 5 लाख रुपीज मुझे अंदर की साइड लिखने चाहिए कि बाहर? तो देखिए अगर आप इसको आगे की इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे तो हमने उस इन्वेस्टमेंट में और तो एड ऑन किया नहीं है. तो जब स्टार्टिंग में भी वो 5 लाख रहने वाला है और लास्ट तक में भी वो 5 लाख ही रहने वाला है, इसलिए वो हमारी नेट वैल्यू रहेगी.
सो दैट मीन्स वो कहाँ आना चाहिए, बाहर के साइड। फिर क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट 37,500। अब देखने वाली बात यह है कि मेरे यहां पर इन्वेस्टमेंट से तो 10% का था, तो 5 लाख रुपीज का 10% 50,000 होना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, वर्किंग नोट बनाना होगा। तो ये अगर वर्किंग नोट आप बनाते हैं तो आपके एग्जाम में 100% मार्क्स मिलने के चांसेस 100% ही हो जाते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले टोटल इंटरेस्ट ड्यू, इंटरेस्ट ड्यू ऑन, किस पे ड्यू हुआ है, 10% स्पोर्ट्स इन्वेस्टमेंट पे हुआ है। ओके, तो 10% के हिसाब से ये कितना होना चाहिए था, 50,000, राइट। लेकिन हमें रिसीव कितना हुआ है, हमें रिसीव हुआ है सिर्फ और सिर्फ 37,500। तो दैट मीन्स, क्या हम ये समझें कि 12,500 अभी भी पेंडिंग है। तो जो 12,500 पेंडिंग है, ये हमारा बेसिकली क्या है, ये इंटरेस्ट अक्रूड है। ओके, अब समझने वाली बात यह है कि आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है 37,500 की, और आपने इस इंफॉर्मेशन से यानी 5 लाख के 10% से ये इंफॉर्मेशन और निकाली है। तो जो कोई भी इंफॉर्मेशन दे रखी होती है उसका ट्रीटमेंट सिर्फ एक जगह ही होता है, लेकिन जो आप एडजस्टेड फिगर होता है उसका ट्रीटमेंट दो जगह होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 37,500 कहाँ आना चाहिए। इसको समझने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। सपोज करिए कि आप बहुत अच्छे सीए बन गए हैं और आपका फाइनेंस में बहुत अच्छा कमांड है। ये देखते हुए आपके फादर ने आपको 1 करोड़ रुपीस दिए और कहा कि बेटा ये पैसा संभाल के रखना, मैं वक्त आने पर आपसे ले लूंगा। अब हुआ यूं कि आपने वो 1 करोड़ रुपीस का एक फ्लैट परचेज कर लिया, ये सोचते हुए कि ये 1 करोड़ रुपीस मैं अपने पास में रखूंगा तो कुछ टाइम बाद ये कोई मुझे न्यू इनकम तो जनरेट करेगा नहीं, उससे बेटर है इसको मैं कहीं इन्वेस्ट कर देता हूं। अब उस न्यू फ्लैट पे आपने उसको रेंट पे चढ़ा दिया और रेंट पे से उसकी रेंटल इनकम लेट से 10,000 रुपीज पर मंथ आने लगी। अब मेरा सवाल आपसे यह है कि वो जो 10,000 रुपीज पर मंथ इनकम आ रही है, रेंटल इनकम, वो इनकम एक्चुअली आपके पास आनी चाहिए या आपके पापा के पास? यस, आपके पापा के पास जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो जो घर आपने खरीदा है वो आपके आपके पापा के पैसे से खरीदा है, इसीलिए उस पैसे से और कोई अगर इनकम जनरेट हो रही है तो उस पे आपके फादर का ही हक बनता है। सिमिलरली आज अगर मैंने स्पोर्ट्स फंड के पैसे को स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट में डाला और उससे अगर कोई एक्स्ट्रा इनकम जनरेट हो रही है तो वो ऑर्गेनाइजेशन की या क्लब की हम कहें इनकम है या फिर स्पोर्ट्स फंड के रेफरेंस में। तो दैट मीन्स ये हम पीएनएल अकाउंट में ना ले जाके हमें कहां लेके आनी चाहिए, स्पोर्ट्स फंड में ऐड कर देनी चाहिए। तो जो हमें मिला वो हमें क्या होना चाहिए, इंटरेस्ट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन, ये आपको कहां रिसीव हुआ है, स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट पे, ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट। ध्यान रखिएगा एग्जाम में आपको पूरा लिखना चाहिए, कभी भी एब्रीविएशन में नहीं लिखिएगा। ओके, तो स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट्स में आपको 37,500 मिल गए, तो आपने एक एंट्री कंप्लीट कर ली। अब जो ये पेंडिंग रह गया इसका ट्रीटमेंट जो है दो जगह जाना चाहिए। अब सबसे पहले हम बात करते हैं, क्या ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आनी चाहिए? तो भूल के भी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि ये कैपिटल रिसिप्ट से जनरेट होने वाली इनकम है, रेवेन्यू नेचर की नहीं है। रेवेन्यू रिसिप्ट होती तो हम फिर भी इनकम और एक्सपेंडिचर में लेके चले जाते, लेकिन ये कैपिटल रिसिप्ट से जनरेट होने वाली है, इसलिए इनकम और एक्सपेंडिचर बोलेगा भैया मेरे को चाहिए ही नहीं। तो ऑब्वियसली बात है ये इंटरेस्ट अक्रूड आपका एसेट है, तो एसेट साइड में आ जाना चाहिए। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट अक्रूड कितना, 12,500। और कायदे से ये स्पोर्ट्स फंड में ऐड होनी चाहिए, क्योंकि अभी नहीं आई तो क्या हुआ, बाद में तो आएगी।
तो इसलिए मैंने यहां पर लिख दिया एड इंटरेस्ट अक्रूड। ओके, कितनी आ जाएगी? 12,500। अब इसके बाद का हमारी इंफॉर्मेशन दे रखी है डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड 1,20,000। अब ऑब्वियसली बात है, डोनेशन मिला है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में चले जाना चाहिए, लेकिन ये स्पेसिफिक डोनेशन है। अब स्पेसिफिक डोनेशन है तो क्या मैं सेपरेटली शो कर दूं डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड? नहीं। रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि हमने पहले से एक अकाउंट ओपन कर रखा है स्पोर्ट्स फंड का और ये इसी के रेफरेंस में मिल रहा है, तो ये भी इसी में ही ऐड हो जाएगा और इसमें क्या आ जाएगा? यस, डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड। डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड, ठीक है। सो कितना हमें डोनेशन मिला है? 1,20,000। ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद लिखा है स्पोर्ट्स प्राइजेस अवॉर्डेड। सो देखिए, आपने स्पोर्ट्स फंड के रेफरेंस में स्पोर्ट्स कंडक्ट करवा दिया। अब एट द एंड ऑफ द इवेंट क्या हुआ? कुछ एक्सपेंसेस हुए, आपने प्राइजेस दिए, तो आपके पास में और पैसा आया होगा या आपके पास से गया होगा? ऑब्वियसली बात है ना, गया होगा। तो जब आप इस हेड में सारा पैसा एक्यूमुलेट कर रहे हैं तो दैट मीन्स जब जाएगा तो जाना भी कहां से चाहिए? इसी हेड में से। इसीलिए हम यहां पर क्या करेंगे? इसी हेड में से अब माइनस भी कर देंगे। स्पोर्ट्स प्राइजेस अवॉर्डेड। मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर ये स्पोर्ट्स फंड नहीं होता और स्पोर्ट्स प्राइजेस अवॉर्डेड होता तो ऑब्वियसली बात है, चूंकि ये नॉमिनल नेचर का है, ये कहां आना चाहिए था? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। लेकिन ये स्पोर्ट्स प्राइजेस जो है, ये इसका फंड पहले से क्रिएट है, इसलिए इसमें से माइनस हो रहा है। तो हम कितना माइनस कर देंगे? जी हां, 1 लाख रुपीज। मैंने आपको हमेशा कहा है नेगेटिव फिगर को ब्रैकेट में लिख दीजिए, कैलकुलेशन में हमेशा आसानी रहती है। फिर उसके बाद क्या लिखा है? एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट। ऑब्वियसली अब तो साफ साफ ही कह दिए कि भैया एक्सपेंसेस हो रहे हैं, तो इसको भी हम लेस कर देंगे। एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट। ओके, अब कितना है? 15,000 का। ठीक है बेटा, अब हम लोग इसकी कैलकुलेशन करेंगे। 5 लाख प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस माइनस 1,15,000, तो इसका टोटल आएगा 5,55,000। और आप जब इस साइड का टोटल करेंगे तो यहां पे क्या आएगा? 5,12,500। सो आप देख सकते हैं कि ये 5,12,500 और ये 5,55,000 मैच नहीं कर रहे हैं। अब क्यों मैच नहीं कर रहे हैं? क्योंकि बेटा ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए है, इनका मोटिव पूरे कंप्लीट क्वेश्चन का नहीं था। इनका बस यही ऑब्जेक्टिव था कि आप ये जो डिटेल्स दे रखी हैं उसको कैसे आप डील करेंगे। सो आई होप नॉमिनल नेचर से रेफरेंस में आपको समझ में आ गया होगा। ओके, नाउ लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 5. The question is, show the following information in financial statements of a not-for-profit organization. That means हमें financial statements बनाने हैं और हम जानते हैं कि not-for-profit organization के कितने financial statements होते हैं? mainly 3. That is, one is receipts and payment account, second income and expenditure account, and third is balance sheet. So that means हमें इसमें income and expenditure account भी बनाना है, balance sheet भी बना रही है। लेकिन इनके क्वेश्चन को पढ़ के मुझे समझ में आ रहा है कि मेनली हमें बैलेंस शीट ही बनानी है। तो सबसे पहले हमने क्या करा? लाइंस ड्रॉ करी और बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लिया। तो अब हम लिख रहे हैं बैलेंस शीट एज एट। अब चूंकि इसमें डेट नहीं दे रखी है इसलिए हम इसको क्या करेंगे? एज इट इज रख देंगे। हम यहां लायबिलिटीज लिखेंगे, रुपीज, एसेट्स, रुपीज। ओके, अब हमारे पास में दे रखा है सबसे पहले मैच एक्सपेंसेस। अब मैच एक्सपेंसेस जो है हमारे 8 लाख के हैं, तो यहां पर मैच एक्सपेंसेस अकाउंट लिख के 8 लाख लिख दूं? नहीं, क्यों नहीं लिखेंगे? अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो उसके जस्ट नीचे लिखा हुआ है मैच फंड। सो दैट मीन्स मैच एक्सपेंसेस अगर नॉर्मली लिखे हुए होते तो हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लेके चले जाते, लेकिन इस मैच एक्सपेंसेस के लिए अलग से एक फंड क्रिएट किया गया है, इसलिए हमें ये बैलेंस शीट में लेके जाएंगे क्योंकि एक एंडोनमेंट फंड है। तो हमें स्टार्टिंग कहां से करनी होगी? मैच फंड से, राइट। तो सबसे पहले हमें मैच फंड आया होगा
कितना आया 4 लाख रुपीस का। और फिर उसके बाद में हमने कोई एक्सपेंसेस करे तो ऑब्वियसली बात है इसमें से क्या होने चाहिए, वो लेस होने चाहिए मैच एक्सपेंसेस के नाम से 8 लाख रुपीस के। क्योंकि ये नेगेटिव फिगर है तो मैं ब्रैकेट में लिख दूंगा। उसके बाद में लिखा है डोनेशन फॉर मैच फंड। तो आप समझ सकते हैं कि हमें डोनेशन मिला हुआ है और स्पेसिफिक मिला है। सो अगेन क्या मैं इसको अलग से हेड पे शो करूं या मैच फंड में ही ऐड कर दूं? जी हाँ, मुझे इसको मैच फंड में ही ऐड कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो डोनेशन मिला है नो डाउट स्पेसिफिक डोनेशन है, लेकिन मैच फंड का पहले से एक अकाउंट खुला हुआ है, इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, इसी में ही ऐड कर देंगे। क्या लिख के? डोनेशन फॉर मैच फंड, राइट। कितना मिला है हमें? 2,40,000। अब इसके बाद में सेल ऑफ मैच टिकट्स। अब सेल ऑफ मैच टिकट्स इनकम और एक्सपेंडिचर में जाना चाहिए कि बैलेंस शीट में? तो देखिए, मैं आपसे एक सवाल, मैंने पिछले वाला क्वेश्चन हमने किया था जिसमें इन्वेस्टमेंट किया और उससे जो इनकम आई वो आपने बैलेंस शीट में ऐड करी। सिमिलरली आपने एक मैच कंडक्ट करवाया और उस मैच से ही इनकम हो रही है, तो वो मैच की इनकम एंड एक्सपेंडिचर लेके जाएं या फिर हमारी बैलेंस शीट में मैच फंड में आनी चाहिए। तो अब सोचने वाली बात यह है कि अगर ये मैच नहीं होता तो क्या ये इनकम होती? नहीं होती ना। तो दैट मींस ये इनकम मैच फंड की वजह से है और मैच की वजह से है, तो ये जाने भी किसके पास चाहिए? मैच के पास। आप नॉर्मली ऐसे समझिए कि आज वो रेंटल इनकम कैसे हुई? आपके पापा ने पैसा दिया इसलिए हुई, तो वो पैसा किसको जाना चाहिए? पापा को। सिमिलरली ये आज मैच की जो मुझे इनकम हुई है, सेल ऑफ मैच टिकट्स, ये किसके कारण हुई है? मैच के कारण हुई है, तो ये जाना भी किसके पास चाहिए? मैच के पास जाना चाहिए। इसलिए हम इसको यहां पर ऐड कर देंगे। इसलिए ये चीज ध्यान रखिएगा, अगर मैच फंड होता ही नहीं, ना डोनेशन फॉर मैच फंड होता, ये इंफॉर्मेशन मान लीजिए नहीं होता और सिर्फ लिखा हुआ होता सेल ऑफ मैच टिकट्स, सो ऑब्वियसली बात है हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लेके जाते इनकम साइड में। लेकिन अभी चूंकि हमारे पास में सारे हेड्स अवेलेबल हैं, इसलिए हम यहीं पे इसको ऐड कर देंगे। और उसको किस हेड से करेंगे? ऐड सेल ऑफ मैच टिकट्स। कितना आ जाएगा ये? 3,60,000, राइट। अब आप ऑब्जर्व करें कि इनका टोटल कितना हो गया? 3 + 2 5 6 6 + 4 10 लाख। 10 में से 8 गए तो कितना आया? 2 लाख। अब इसमें हमें एक सिचुएशन 2 भी दे रखी है और सिचुएशन 2 में कहा गया है कि मान लीजिए कि मैच एक्सपेंसेस 8 लाख की जगह 2,50,000 एक्स्ट्रा हो गए, यानी 8 लाख तो हुए हैं, उसमें 2,50,000 और हो गए। तो इस कंडीशन में हमें कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिएगा, सारी सिचुएशन ऐसी ही रहेगी, बस जो चेंज होगा वो क्या होगा? हमारा मैच फंड में कोई चेंज नहीं हुआ है, वो 4 लाख का ही है, ठीक है। अब इस बार हमारे मैच एक्सपेंसेस कितने हो गए हैं? ये 8 लाख प्लस 2,50,000, दैट मीन्स 10,50,000 हो गए। फिर इसके बाद में सेम सिचुएशन है, डोनेशन मिला है। मैं ये शॉर्ट में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि अब मैं केवल समझाऊंगा आपको कि इनका ट्रीटमेंट कैसे करना है, क्योंकि पूरा डिटेल में मैं ऊपर कर चुका हूं। अब सेल हमने करी, इसका मुझे मिला 3,60,000, राइट। अब आप इसको ऑब्जर्व करेंगे कि ये नेगेटिव का 50,000 आ रहा है। तो आप खुद सोचिए, क्या बैलेंस शीट में आज तक आपकी लाइफ में नेगेटिव 50,000 देखा है? देखिए कैसे आया, क्योंकि मेरे पास इनकम तो हुई कितनी? 10 लाख की, ओके, और मेरे एक्सपेंसेस कितने हो गए? 10,50,000 के। तो क्या ये 50,000 जो नेगेटिव का पार्ट है, ये मैं बैलेंस शीट में लिख दूं नेगेटिव 50,000? जी नहीं। और आज तक शायद आपने अपनी लाइफ में कभी भी बैलेंस शीट में नेगेटिव फिगर तो नहीं देखा होगा। तो ये 50,000 कहां जाना चाहिए? तो अब एक चीज समझिएगा कि सपोज करिए कि आपके पापा ने आपको पिकनिक पे जाने के लिए 500 रुपीज दिए और कहा कि बेटा मैं सिर्फ 500 रुपीज दूंगा, इससे ऊपर जो भी खर्चा होगा आपको खुद को बियर करना पड़ेगा। आपने कहा ठीक है पापा। अब आप पिकनिक पे गए। आप मुझे ईमानदारी से बताइए कि सबसे पहले आपके पास जो पैसे रखे हैं आप उसे खर्च करेंगे या पापा ने जो 500 रुपीज दिए हैं वो खर्च करेंगे? तो ऑब्वियसली बात है ना, जो पापा ने दिए हैं कि बेटा जा जी ले तेरी जिंदगी, तो आप उस 500 रुपए से अपनी जिंदगी जियोगे सबसे पहले।
और अगर आपके मान लीजिए 100 रुपीज और एक्स्ट्रा खर्च हो गए, लेट्स से 600 का एक्सपेंडिचर हो गया, तो अब वो 100 रुपीज के आप दोबारा पापा से मांगेंगे? बिल्कुल नहीं। पापा ने तो साफ बोल दिया था कि मैं 500 से ज्यादा नहीं दूंगा, तो वो 100 रुपीज आपको पे करना पड़ रहा है ना। सो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी एक तरह से क्या कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपेंस दिखा रहा है। तो वहां पर ये 50,000 कहां जाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इसलिए हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल से समझिए कि हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे और फिर हम यहां पे क्या लिख देंगे, टू लॉस ऑन मैच, कितना, 50,000, या फिर लॉस की जगह हम लिखेंगे टू एक्सपेंस ऑन मैच 50,000। ठीक है, लॉस इज नॉट द करेक्ट वर्ड, एक्सपेंस इज द करेक्ट वर्ड। तो टू एक्सपेंस ऑन मैच 50,000 आप लिख देंगे, राइट। सो ऐसे आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो वो बैलेंस शीट में नॉमिनल नेचर से रिलेटेड आज जो एक्सपेंसेस हमने करे हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कैपिटल नेचर के एक्सपेंसेस की, जिससे हमारे अंदर हमारे एसेट्स क्रिएट होते हैं, तो उसको कैसे किया जाता है हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम अभी भी है या कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, नहीं तो नीचे दिया गया जो व्हाट्सएप नंबर है आप उस पर भी कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवालों का जवाब जल्द से जल्द दे सकूं, बिकॉज माई एम इज दैट ईच चाइल्ड शुड स्कोर 100% मार्क्स इन अकाउंटेंसी, बिकॉज अकाउंटेंसी means not less than 100%. Till then, stay tuned with us, keep smiling and happy learning. Bye bye.